यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक गहन चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और हम दिए गए नोट्स के अनुसार ही क्रम से चलेंगे। हर बिंदु को पहले देखेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस पूर्व के संगठनों से। पहला नाम आता है 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। हाँ, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लैंड होल्डर्स मतलब जमीन के मालिक, यानी जमींदार। जी। ये सोसाइटी असल में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अच्छा, तो ये कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नोट्स कहते हैं कि ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। ये परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी तथ्य है। मतलब पहली बार भारत में लोगों ने अपने हितों के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होना शुरू किया, भले ही वो हित सिर्फ जमींदारों के थे। बिल्कुल। इसके बाद जो अगला बड़ा कदम था वो था 1875 में इंडियन लीग की स्थापना। शिशिर कुमार घोष ने की थी। हाँ, और इसका मकसद जमींदारों के हितों से कहीं बड़ा था। ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए बनाया गया था। और इसके उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया। उनका समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। सही कहा। वो पत्रिका राष्ट्रवाद के प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनी। इसके ठीक एक साल बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और ये संगठन, जैसा कि नोट्स में लिखा है, ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय संगठन था। अखिल भारतीय का मतलब क्या है यहाँ? मतलब ये पूरे भारत में फैला हुआ था? इसका मतलब है कि इसका लक्ष्य पूरे भारत के स्तर पर काम करना था। ये सिर्फ बंगाल या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। एक तरह से ये कांग्रेस का प्रीकर्सर था, उसका एक छोटा रूप। समझ गया। और इसी दौरान दक्षिण में भी हलचल थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। जी, वी राघवाचारी और राघव रानडे ने की थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे देश के अलग अलग कोनों में राजनीतिक चेतना जाग रही थी। तो अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य चरणों पर। हाँ, नोट्स में इसे 3 युगों में बांटा गया है। हाँ, पहला उदारवादी युग 1885 से 1905, फिर उग्रवादी युग 1905 से 1919, और अंत में गांधी का युग 1919 से 1947 तक। आज हम पहले 2 युगों पर ध्यान देंगे। तो उदारवादी युग की शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से। हाँ, 1885 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। ये नाम परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल। और भारत के सचिव थे आर चर्चिल। अच्छा, तो इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने? जी हाँ, लेकिन इसका नाम पहले इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो ये कांग्रेस नाम कहाँ से आया? ये नाम दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर बदला गया। तो एक तरह से कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी की देन है। ये तो एक दिलचस्प तथ्य है। और इसका पहला अधिवेशन पूना में होना था, है ना? जी, पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ प्लेग और अकाल फैल गया। अच्छा, तो इस वजह से इसे बंबई में आयोजित किया गया? हाँ, बंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। ये जगह भी याद रखनी जरूरी है। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और खास बात यह है कि वो ईसाई धर्म के थे। ये एक बड़ा संदेश था। मतलब कांग्रेस किसी एक धर्म का संगठन नहीं है। बिल्कुल। और इस पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें बदरुद्दीन तैयबजी और रहीमतुल्ला सयानी जैसे बड़े नाम शामिल थे। नोट्स में एक पूरी तालिका दी गई है शुरुआती अधिवेशनों की। 1885 बंबई, 1886 कलकत्ता, 87 में मद्रास, 88 में इलाहाबाद। इसमें एक पैटर्न है, देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की कोशिश। और अध्यक्ष भी देखिए। हाँ, पहले ईसाई, फिर दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, जो पारसी थे, जिन्हें भारत का वृद्ध पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने ही प्रसिद्ध धन निष्कासन सिद्धांत दिया था, है ना? जी, अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने बताया कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। और ये भी लिखा है कि उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906 में। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ये तो असाधारण उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। अब तीसरे अधिवेशन पर आते हैं। 1887 मद्रास। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी।
तो वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। जी हाँ। और फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो देखिए, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, अंग्रेज, कितनी विविधता थी। यही कांग्रेस की शुरुआती ताकत थी। 5वें अधिवेशन में जो मुंबई में हुआ, विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। इसमें कुछ खास हुआ था क्या? हाँ, 2 बड़ी बातें। एक तो ब्रिटिश सांसद चार्ल्स ब्रेडलॉ ने इसमें भाग लिया, और दूसरी? पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया। अच्छा, और इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था? हाँ, एक साथ 6 महिलाओं ने। रमाबाई पंडिता, रमाबाई रानाडे जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। और फिर अगले ही साल 1890 में कैलकाटा अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया, जो भारत की पहली स्नातक महिला थीं। सोचिए, 1890 में एक महिला का राजनीतिक मंच से भाषण देना कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस की महिला अध्यक्षों की बात करें तो 3 नाम आते हैं जी। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट, जो पहली महिला अध्यक्ष थीं। फिर 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। और 1933 में श्रीमती नीली सेन गुप्ता। तो ये था उदारवादी योग। लेकिन फिर उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बदलाव क्यों आया? इसकी शुरुआत अरविंद घोष के एक लेख न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड से मानी जाती है। उदारवादियों की प्रार्थना और याचिका की नीति से युवा वर्ग खुश नहीं था। उन्होंने कारण तो प्रशासनिक सुविधा बताया था। वो सिर्फ एक बहाना था। असल उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और हिंदू मुसलमानों को बांटना। लेकिन इसका असर तो बिल्कुल उल्टा हुआ। एकदम उल्टा। 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन लागू हुआ तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। जी, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए। इसी के जवाब में बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 7 अगस्त 1906 को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत गाया था, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और राजकोरों की नीति भी काम कर रही थी। आप मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर रही हैं, हाँ? और आगा खान ने इसकी स्थापना की। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही साल 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस खुद बट गई। हाँ, अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस नर्म दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल के नेता थे लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष भी। ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जब मुख्य धारा की राजनीति कमजोर हुई तो शायद क्रांतिकारी आंदोलन को बल मिला होगा। बिल्कुल। 1908 का मुजफ्फरपुर हत्याकांड इसका उदाहरण है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। लेकिन गलती से कोई और मारा गया। हाँ, और इसके बाद खुदीराम बोस को फांसी हुई। वो भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। इसी बीच अंग्रेजों ने 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी लागू किया। और इसमें सबसे खतरनाक प्रावधान था भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व देना। मतलब मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। जी, ये भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने जैसा था। लेकिन फिर 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। हाँ, ये स्वदेशी आंदोलन की एक बड़ी जीत थी, लेकिन साथ ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। अच्छा, और इसी दिल्ली में 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ। जी, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना थी, जिसके मुख्य सूत्रधार रास बिहारी बोस थे। तो अब कहानी भारत से बाहर भी जारी है। 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई, लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। और फिर 1914 का कामाघाटा मारू प्रकरण। ये क्या था? कामाघाटा मारू एक जापानी जहाज का नाम था, जिसे गुरदत्त सिंह ने पंजाबी यात्रियों को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया था। लेकिन कनाडा ने उन्हें उतरने नहीं दिया। नहीं, और जब जहाज वापस कलकत्ता आया तो अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई, जिसमें कई यात्री मारे गए। इस घटना से दुनिया भर के भारतीयों में बहुत गुस्सा फैला। फिर आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, 2 कारणों से। एक तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, जो 1907 में अलग हो गए थे, वो फिर से एक हो गए। और दूसरा?
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। लेकिन इसमें कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। ये एक बड़ी गलती नहीं थी? इस पर बहुत बहस होती है। उस समय के नेताओं को लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए ये जरूरी है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। 1916 में ही होम रूल आंदोलन भी शुरू हुआ। एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन हासिल करना। यहीं पर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। जी, लखनऊ में ही दिया था। तिलक का आंदोलन महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में केंद्रित था, जबकि एनी बेसेंट का आंदोलन बाकी भारत में था। ये आंदोलन काफी सफल रहा। बहुत सफल। नेहरू और जिन्ना जैसे नेता भी इससे जुड़े। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने भारत को क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन सौंपने का वादा किया। हाँ, इस घोषणा से खुश होकर एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन रद्द कर दिया। उदारवादियों ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। और इसी घोषणा का परिणाम था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। ये द्वैध शासन क्या था? ये एक तरह का धोखा था। कम महत्व के विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। और वित्त और पुलिस जैसे असली ताकत वाले विभाग अंग्रेज गवर्नर के पास रहे। बिल्कुल। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इसे बेड़ियों का नया जंजाल कहा था। तो आज की चर्चा में हमने 1919 तक के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को क्रम से समझा। ये सभी तथ्य आरपीएससी परीक्षा के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, इन्हें दोहराते रहना बहुत जरूरी है। अगली बार हम इसके आगे के घटनाक्रम पर यानी गांधी युग पर चर्चा करेंगे। एक सवाल मन में रह जाता है, पूछिए। अगर 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन न हुआ होता तो क्या बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वो और भी शक्तिशाली होकर कोई बड़ा राष्ट्रीय स्वरूप ले पाता? ये सोचने वाली बात है। शायद इतिहास कुछ और होता। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। नमस्कार, कर्म ऑनली स्टडी यूट्यूब